जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जेटेट क्लास में हम लोग देख रहे हैं बाल विकास से पूछे गए प्रश्नों को। ये सारे प्रश्न यूपी टेट में पूछे गए प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि साहचर्य के नियम क्या है। साहचर्य के नियम क्या है? पहला है, आप देख सकते हैं, समानता का नियम। दूसरा है वैषम्य का नियम। तीसरा है समीपता का नियम। यानी ये सभी हो जाएगा। ठीक है, साहचर्य के 3 नियम हैं। कौन कौन? समानता का नियम, समीपता का नियम और वैषम्य का नियम। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है निम्नलिखित में से? तो देखिए, वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है, ये कथन सही है। विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, ये भी कथन सही है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना वंशानुक्रम है, ये सही है। आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, अगला है, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को कहते हैं नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति। ठीक है, नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति। आप चलिए इसको डिटेल से देखिए। इसमें दिया है कि मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने यूनानी पौराणिक कथा के आधार पर स्वप्रेम की भावना के लिए नार्सिसिज्म अर्थात अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, चलिए, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही डैश है। तो देखिए, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, ये गेट्स ने कहा था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे, पूरे आवर्ती वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है केंद्रवर्ती प्रमाप का मान। ठीक है, चलिए इसको पूरा डिटेल में यहाँ पे समझ लेते हैं। डिटेल ये है कि पूरे आवर्ती विवरण का प्रतिनिधित्व करने वाले मान को केंद्रवर्ती प्रमाप का मान कहते हैं, जिसमें माध्य, माध्यिका, बहुलक आदि शामिल होते हैं। ठीक है, 6 नंबर सवाल है कि मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। डैश का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। किसका? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, वातावरण। मोर्स एवं वेंगो के अनुसार मानव व्यवहार की प्रत्येक विशेषता वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का फल है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अधोपांत अध्ययन करना चाहिए। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो यह कथन दिया गया रूसो के द्वारा। ठीक है, रूसो के द्वारा। आगे, निम्नांकित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? तो ये होगा आपका, वे हमेशा सफल होते हैं। ठीक है, यही। चलिए यहाँ पे डिटेल में देखिए कि यदि किसी बालक द्वारा स्वयं कार्य करने का प्रयत्न किया जाता है तो वह बालक आंतरिक रूप से विप्रेरित होता है। ठीक है, सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति में है? तो ये है आपका निगमनात्मक पद्धति। निगमनात्मक तर्क के अंतर्गत सामान्य से विशिष्ट की ओर चला जाता है। ठीक है, तो यह नियम से उदाहरण की ओर चला जाता है, याद रखिएगा। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान क्या है? बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है? तो बालक का, याद रखिएगा, बालक का। चलिए, किशोर अवस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थिति के साथ समायोजन, ये तीनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो ये है आपका सामूहिकता की भावना। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है आपका सामूहिक भावना की प्रबलता, आत्मनिर्भरता की भावना, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि, शारीरिक विकास में स्थिरता, रचनात्मक कार्यों में आनंद, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास और रुचियों में परिवर्तन। आगे देखिए, आगे है सृजनशीलता। सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया आपका क्रो एंड क्रो के द्वारा। ठीक है, चलिए 14 नंबर देखिए कि 140 से अधिक बुद्धिलब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? तो प्रतिभाशाली हो जाएगा। टर्मेन ने 1916 में एक बुद्धिलब्धि की सारणी प्रस्तुत की थी, जिसके आधार पर 140 से अधिक बुद्धिलब्धि यानी IQ वाले बच्चों को प्रतिभाशाली
श्रेणी में रखा गया है। आगे सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ये हो जाएगा उसे दंडित नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसे दंडित नहीं करना चाहिए। प्रोत्साहन करना है, सीडीपी का ये आपका पॉजिटिव सूत्र है। सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना है और इनके कारणों का अध्ययन करना, ये तीनों जो है ठीक है ये पॉजिटिव है। चलिए आगे है कि सीखने के पठार का अर्थ है सीखने में अवनति, अर्थात जब अधिगम प्रक्रिया में अधिगम करता रुचि नहीं लेता या थक जाता है तो अधिगम में पठार आ जाता है। ठीक है, चलिए अगला, प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक है आपका थॉर्नडाइक। कौन है? थॉर्नडाइक, याद रखिएगा। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नता का क्या अर्थ है? व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ पूछा गया, बार बार पूछा जाता है ये। तो इसका अर्थ है कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, आगे है, जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह क्रमशः मंद हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं उन्तोदर वक्र, यानी कॉन्वेक्स कर्व। अब क्या है कॉन्वेक्स कर्व? सो देखिए, जिस वक्र रेखा से में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में क्रमशः मंद होती है उसे उन्तोदर वक्र, कॉन्वेक्स कर्व कहते हैं। ठीक है, पहले क्या होता है इसमें? पहले इसमें सीखने की गति बहुत ज़्यादा होती है, बाद में मंद हो जाती है यानी धीरे हो जाती है, यानी सीख नहीं पाता है। अगला कि निम्नांकित जो 7 छात्रों के अंक इस प्रकार हैं: 40, 38, 36, 50, 51, 54 और 23। तो उपरोक्त की माध्यिका क्या होगी? उपरोक्त की माध्यिका पूछी गई है। तो इसमें आप क्या कीजिए कि इसको प्रश्नगत श्रेणी को, ठीक है, आरोही क्रम में रखने पर नई जो श्रेणी होगी, ठीक है, वो क्या होगा? आरोही क्रम में जब रखिएगा तो सबसे छोटा होगा 23, ठीक है, सबसे छोटा 23 होगा, फिर 36, फिर 38, फिर 40, फिर 50, फिर 51, फिर 54। ठीक है, और इसको जो है ठीक है पूरा गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। तो इसका एक सूत्र होता है n+1/2। n 7 है तो 7 जोड़ 1/2 कीजिए, तो 7 और जोड़ 1 करेंगे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 को 2 से काट देंगे, ठीक है, 4 हो गया। तो 4 घर में कौन है? 40 है, जिसका आंसर 40 हो गया। ठीक है, चलिए आगे, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना या कुसमायोजन का निराकरण करना? ये दोनों है। और ऑप्शन है क्या? हाँ, और ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो इसका हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का मुख्य उद्देश्य बालकों की मानसिक क्षमता की वृद्धि करना तथा बालकों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले गलत प्रभाव को रोकना, ताकि बालक के मस्तिष्क का पूर्ण रूप से विकास हो के और बालक अपने वातावरण के साथ समायोजन कर सके। ठीक है, आगे, सीखे हुए ज्ञान कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ऑप्शन बी, सीखने का हस्तांतरण। रुचि का संबंध किससे है? तो रुचि का संबंध है अवधान से। ठीक है, मनोवैज्ञानिक क्रो के अनुसार रुचि वह आंतरिक प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, आगे देखिए, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। उपरोक्त कथन किसका है? तो देखिए इसका आंसर होगा वुडवर्थ। ठीक है, चलिए अगला, अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नांकित में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, उत्तेजना का। ठीक है, पावलोव द्वारा अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, इसे याद रखिएगा। इसे अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। संवेग की उत्पत्ति डैश से होती है, किससे होती है? तो संवेग की उत्पत्ति होती है मूल प्रवृत्तियों से। ठीक है, मैकडूगल के अनुसार व्यक्ति अनेक मूल प्रवृत्तियां लेकर संसार में आता है। आगे देखिए, आगे निम्नांकित में से कौन सी दशा या दशाएं ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उद्दीपन की स्थिति। चलिए एक सवाल आपके लिए है कि विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास के निर्माण के लिए शिक्षक क्या करते हैं और या शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन देखिए, आप आंसर कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो किस लगी जरूर बताइएगा।